तो फ्रेंड्स, आज हम 12th 13 और 14 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग उस गुफा के अंदर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर वो एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें एक लकड़ी अगर जिसकी छोटी आएगी वही सवाल का जवाब देगा। तो सबसे पहले यंगनान की बारी आती है। उसको पूछा जाता है कि तुमने वो जो खत लिखा था वो किसके लिए लिखा था? तो वो कह देती है राजकुमार के लिए लिखा था। दूसरी बारी आती है बाई गुई की। उसे पूछा तो उसको यंगनान पूछती है कि बताओ वहाँ पेड़ के नीचे तुम किस लड़की के बारे में सोच रहे थे? तो वो कहता है कि उसी लड़की के बारे में सोच रहा था जिसने वो धागा पकड़ा हुआ था। तीसरी बार क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है यिंगची से। यिंगची से पूछते हैं कि तुम किसी से प्यार करते हो? तो वो कहता है कि हाँ। तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं और ची की तरफ इशारा कर देते हैं कि इसी से इसको ही चाहते हो ना। तो ची को बहुत गुस्सा आ जाता है। ची वहाँ से उठकर चली जाती है बाहर यंगनान उसके पीछे ही जाती है और वो उसको पूछती है कि क्या हुआ, तुम नाराज़ हो गई क्या? तभी वहाँ पर उन लोगों को एक घोड़ा नज़र आता है जिसके आवाज़ आ रही होती है। तो जाके देखते हैं तो एक खड्डे में एक आदमी गिरा हुआ होता है। वो लोग उसको निकालने के लिए यंगनान झुकती है तो वो भी गिर जाती है। ची कोई मदद नहीं करती। उसे याद आती है बाईगुई वाली बात के तुम हमारे मामले में मत पड़ना। तो फिर वो मदद नहीं करती है। लेकिन तभी अचानक से बाईगुई और यिंगची वहाँ आ जाते हैं और दोनों उसको निकाल लेते हैं वहाँ से बाहर। और फिर वो आदमी उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है और फिर उसके बाद में वो अपना नाम शीरे बताता है जो भूगोल के बारे में काफ़ी जानकार होता है। लेकिन ये लोग कोई भी उसको जानते नहीं है, इसलिए वो लोग उसको कुछ नहीं बोलते हैं। वो लोग कहते हैं हम तो नहीं जानते। फिर वो यंगनान को एक अपना छल्ला दे देता है और कहता है कि ये तुम लो और जब भी कोई मदद होगी ना मेरी तरफ से तो मैं ज़रूर करूँगा, तो मुझे बस ये दिखा देना। उसके बाद सारे लोग पहुँच जाते हैं शुआनजी। वहाँ की मास्टर उनका स्वागत करती है और वो कहती है कि जो चिंगनान कहती हैं कि हमारे भी स्टूडेंट्स आपकी मदद कर देंगे। तो वो कहती नहीं, आप लोग मेहमान हैं तो आप लोग ये सब मत कीजिए, चलिए आप लोग। तो फिर बोलते आराम नहीं करना है, हमें वो गूंजते पत्थर चाहिए। तभी वो एक कमरे में लेके जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दरवाज़ा होता है और वहाँ पर है ना उन लोगों को वो बताती है उस पत्थर के बारे में कि गूंजते पत्थर वो हैं जो आपकी यादों को संजो के रखते हैं, जो भी आपकी यादें होती है वो सब। तो बाईगुई भी यही बताता है कि यहाँ के शुआनजी के जो मास्टर हैं वो उनको सहेज के रखते हैं और संभाल के रखते हैं। तो वो मास्टर से पूछते हैं कि ठीक है हमें जिस काम के लिए भेजा गया है। तो वो मास्टर एक पत्थर लेती है और मास्टर चिंगनान को वो दे देती है। मास्टर चिंगनान को वो पत्थर देती है तब है ना ची कहती है कि बाईगुई और मैं इस पत्थर को ले जाते हैं क्योंकि मास्टर को इसकी ज़रूरत है। तो हम दोनों जाते हैं और आप लोग आराम से यहाँ पे इंजॉय करके आ जाना। तो सब लोग बाहर आ जाते हैं। तभी पीछे से चिंगनान शुआनजी की मास्टर को पूछती है कि क्या मुझे वो पत्थर मिल सकता है मेरी यादों के लिए? तो वो कहती हाँ, जाने वाले चले जाते हैं, वो कभी लौट के नहीं आते हैं। तो तुम उस पत्थर से सिर्फ याद को देख सकती हो, लाके उस इंसान को पा सकती हो। फिर आगे शॉट दिखाते हैं कि यिंगची बैठा होता है और उसको बहुत तेज़ दर्द होना शुरू होता है। तभी वहाँ पर वो पक्षी आ जाता है जिसका नाम होता है कान लुआन। वो उस पक्षी को देख के सोचता है कि क्या मैं इसे छू कर अपने वहाँ के बारे में देख सकता हूँ, क्योंकि वहाँ हाउ फैन है, अगर देख सकता हूँ तो पता कर लेता हूँ। तो वो उसको छूता है तो उसको है ना समझ में आता है कि वहाँ पर बहुत ही लोग जल रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तकलीफ़ में होते हैं। तो वो सोचता है मुझे वहाँ जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। फिर वो वहाँ से जाता है और निकलता है तो यंगनान उसको रास्ते में पकड़ लेती कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो वो कहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई काम है, इसलिए कि तुम किसी को नहीं बताना और मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो वो कहती मुझे भी ले चलो, मैं कुछ मदद करूँ? तो कहते नहीं, तुम कुछ नहीं मदद कर सकती, तुम बस यहाँ ध्यान रखना कि किसी को भी ये मालूम नहीं हो कि मैं कहाँ गया हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उसको मास्टर मिलती हैं जो वो उस यंगनान से कहती हैं कि पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो वो पूछती है एक तितली के बारे में। तो वो बताती है कि जो तितली जब जन्म ली थी तो कुछ अजीब हुआ था क्या? तो वो कहती कि हाँ, तलवारें बेकाबू हो गई थी। तो वो कहती अच्छा, जब भी पानी, अग्नि और लकड़ी जो ये तो तत्व हैं इन सब में बदलाव हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखना, तुम समझ गई ना? तो कहती हाँ ठीक है, समझ गई। वो कहती तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आती है, तो क्या मैं तुम्हें गले लगा लूँ? तो वो उसे लगा लेती हैं। आगे शॉट में दिखाते हैं कि यिंगची जो होता है वो पहुंच जाता है अपने वहाँ पे
अपने गुफा में, वहाँ पर सब लोग जल रहे होते हैं, तो वो अपनी तलवार से उन लोगों की अग्नि को शांत करता है। तभी वहाँ पर जो मास्टर होती हैं उनकी बेटी शियांगेर जो कि वहाँ आ जाती है। उसे देखकर मास्टर बहुत खुश होकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन वो चाकू मार देती है उनके पेट में और वो बेहोश हो जाती हैं और मर जाती हैं और एक पत्थर बनकर आसमान में उड़ जाती हैं। तभी वहाँ शाह को दिखाते हैं, वो उस पत्थर को पकड़ लेती है और कहती है कि बुढ़ी मर गई, अच्छा ही हुआ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। शाह से लड़ाई हो जाती है, सारे लोग लड़ाई में लग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ जो होते हैं, यिंगची देखता है कि उसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वो देखता है वो पक्षी भी काफ़ी फड़फड़ा है। तभी उसे एक तस्वीर नज़र आती है जिसमें यंगनान मुसीबत में नज़र आती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मुझे ही जाना होगा। वो पक्षी को किसी तरह भी काबू करके और उस पर बैठकर वहाँ से चला जाता है मदद करने के लिए। आगे शॉट में दिखाते हैं कि जो मास्टर होते हैं वो उस पत्थर को देखते हैं कि कहते हैं कि गूंजता पत्थर आ गया, इसका मतलब है कुछ मुसीबत आने वाली है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर मास्टर के यहाँ पर बहुत मुसीबत आई है और यंगनान ने मैसेज भेजा है। तो सारे लोग कहते हैं अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी बाईगुई कहता है मैं भी जाता हूँ। तो मास्टर कहते हैं नहीं, तुम अभी अभी तो आए हो तो तुम आराम करो। जो बाईगुई होता है वो अपने मास्टर के सामने झुक के कहता है नहीं, मुझे मदद करने दीजिए। तभी मास्टर से एक चांटा लगा देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ का वारिस बनाना चाह रहा था, लेकिन तुम हो कि उसके प्यार में पागल हो गए हो। और ये कहकर वो उसे बहुत डांटते हैं और उसे जाने ही नहीं देते हैं वहाँ यिंगची। दूसरी तरफ यिंगची पूरी ताकत के साथ उस डोम को तोड़ देता है और वो नीचे उन लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। तो मास्टर चिंगनान उसे अंदर जाने के लिए कहती है। मास्टर चिंगनान और यंगनान मिलकर दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी यंगनान को लगता है कि जैसे बाईगुई आ गया उसकी मदद के लिए, लेकिन तभी बड़े मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं और वो हेल्प करते हैं। तभी एक नकाबपोश आता है और वो तीर चलाता है और इस तरह शाह को वो लोग हरा देते हैं। पता चलता है कि ये बाई लू गुआन है और उसे देखकर मास्टर को भी लगता है कि अब ये हमें समय समय पर हेल्प करने ज़रूर आता ही है। अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे लोग वहाँ पहुँच गए होते हैं और सब ठीक हो गया होता है। यिंगची की तबीयत ख़राब होती है, इसलिए यंगनान उसे दवाई देती है। यिंगची का ज़ख्म बहुत ज़्यादा उसे दर्द कर रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मास्टर शीरे वहाँ आ जाते हैं। तभी सारे लोग बताते हैं कि चिंगनान बेहोश हो गई हैं और वो उठ नहीं रही हैं। तब शीरे चेक करने के बाद बोलते हैं कि ये सपने में अटक गई है, तो कोई किसी को सपने में जाकर इन्हें निकाल के लाना होगा। तो यंगनान जाती है और मास्टर चिंगनान वहीं अटकी हुई होती है जब उनका फियांसे गिर गया होता है और वो उसी ख्यालों में होती है। तो यंगनान उसे समझाती है कि यादें याद करने के लिए होती हैं, लेकिन इस तरह उनमें खो मत जाओ, अपनी ज़िंदगी आगे भी बढ़ाओ, नई ज़िंदगी तुम्हारी इंतज़ार कर रही है। इसे समझाकर वो उसको लेकर आ जाती है। अगले सीन में शाओलान को दिखाया जाता है, क्योंकि उसका पिता बाई ली गुआन जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसे लगता है कि कहीं शाह आकर अब उसके बेटे को ना लेके चली जाए। शाह को जब पता चलता है कि ये तीर बाई गुलवान ने चलाया है, तो वो भागकर जंगल की तरफ जाती है और वो उससे चिल्लाकर कहती है कि मेरे सामने क्यों नहीं आते और मैं एक दिन तुम्हें ढूंढ ही लूँगी। कहती है कि तुम्हें एक दिन मुझसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। इस सीन में दिखाते हैं कि यिंगची को चोट लगी होती है, तो यंगनान उसे दवाई खिलाती है। दवाई बहुत कड़वी होती है तो वो उसे मीठा भी खिला देती है। अब सारे लोग पहुंच जाते हैं वापस से सुशान। वहाँ पर जाकर वो बताती है, यंगनान बताती है कि जो तितली है उसके साथ सारी तितलियाँ भी अब धीरे धीरे जन्म ले लेंगी। यहाँ तीनों मास्टर बैठकर बातें करते हैं तो बोलते हैं कि तितली का मामला हमें जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यंगनान यिंगची को लेके आ रही होती है। कमरे में आने पर वो कहती है कि यहाँ राजकुमार नज़र नहीं आ रहे। तब यिंगची एक्टिंग करने लग जाता है। वो कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो उसे पलंग पे लिटा देती है और वो उसे मीठा काढ़ा बनाने के लिए कहता है। वो कहती है ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। वो जाती है बनाने के लिए तो बाहर उसको मिलती है उसकी एक दोस्त। वो कहती है कि बाई को कई दिनों से एक गुफा में कैद किया हुआ है और उसने कुछ खाया भी नहीं है। तभी यिंगची वहाँ आता है और उसे कहता है कि जाओ उससे मिल आओ। और आने के बाद वो उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। वो फिर भी कुछ नहीं कहता है। यंगनान सुनसान चोटी पहुँचती है। वहाँ पर एक गुफा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। उसी के अंदर बाईगुई कैद होता है। वो उसके पास जाना चाहती है, उसे लिए खाना लेके जाती है, लेकिन वो उसे छू नहीं पाती है। वहाँ पर एक अजीब सी कोई ताकत होती है।
फिर बाईगुई उससे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे नहीं मिलना। वो कहती मुझे पता है तुम्ही ने मेरी मदद की थी। तब बाईगुई उसे वो उसे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब वो ज़्यादा ही ज़िद करती है तो वो उससे सब बता देता है कि मेरे पास एक ताकत है जिसकी वजह से मैं अपना एक रूप और बना सकता हूँ। बाईगुई उसे बताता है कि इस तलवार की वजह से मैं 2 रूप ले सकता हूँ और कहीं भी पहुँच सकता हूँ। तब यंगनान बोलती क्या तुमने ही उस दिन उसे धक्का मारा था? तो बोलता है हाँ मैंने ही किया था। वो अपने बारे में सब उसको बता देता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे नफ़रत करोगी? वो कहती है नहीं, मैं तुमसे कोई नफ़रत नहीं करूँगी, तुम मेरे लिए हमेशा वही रहोगे जो हो। तभी उसे याद आता है कि मास्टर ने उसे बहुत मारा था जब उसने यंगनान की मदद के लिए सोचा था, और मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, तुम सोचो अपने बारे में कि तुम्हें ये सज़ा क्यों मिल रही है। लेकिन उसके यंगनान की बात सुनकर बाईगुई को समझ में आ जाता है कि वो तो उसके साथ में है। तब यंगनान आगे जाती है, अब वो घर पहुंच जाती है। वहाँ पर वो उदास ही दिखती है, लेकिन तभी यिंगची भी वहाँ आ जाता है और उसको और यंगनान को दोनों को भूख लग रही होती है। वो दोनों किचन में जाते हैं और वहाँ से खाना जो भी मिलता है उसे ले लेते हैं और उसे खाने के लिए बैठ जाते हैं। यंगनान उसे बताती है कि कोई लोग क्यों अपने अंदर कोई चीज़ छुपा के रखते हैं। तब यिंगची कहता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हर इंसान किसी को बता नहीं सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत होता है, वो उसकी मजबूरी होती है। और इसके बाद यिंगची सोचता है कि मैंने भी तो तुमसे छुपाया, क्या तुम जानने के बाद नाराज़ हो जाओगी? ये सोचकर यिंगची भी थोड़ा सा दुखी दुखी नज़र आता है। वहाँ पर जो शाह होती है वो अपने उस पत्थर को खोलती है तो उसके अंदर से उसको बाई ली गुआन दिखाई देता है, जो कि अपने मास्टर से अपने प्यार के लिए लड़ रहा होता है। ये देखने के बाद शाह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर वो बाहर जाती है, वहाँ पर ची आई हुई होती है। वो उसको पूछती है कि ये यिंगची किस तरह का लड़का है? तो वो बोलती है कि वो तो एक पहाड़ से आया हुआ लड़का है। तो वो कहती है नहीं, वो हावले लोगों में से है। उसके अंदर इतनी अनंत अग्नि जल रही थी जब उसने मेरा वो कांच का पूरा डोम था जो तोड़ दिया था, तो इसलिए उस पर नज़र रखना। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। वो भी उस पत्थर को पाना चाहता है, लेकिन वो पत्थर तो हमको ही मिलेगा। वहाँ कमरे में यिंगची की तबीयत ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही थी। उसका दर्द बढ़ते ही जा रहा था और यहाँ तक कि उसके सीने में दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन सर में भी दर्द हो रहा था। तभी उसको एक ख़त मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम मुझे एक दरवाजे के यहाँ पे रात को मिलना। तो यिंगची सोचता है ये कौन है भाई, तो वो जाता है मिलने के लिए, लेकिन वो उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है और उसको बहुत ज़ोर से लग जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तभी उसकी अनंत अग्नि अचानक से भड़कना शुरू हो जाती है और वो पूरी तरीके से जलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे शो में क्या पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।